आज के क्लास में हम लोग अल्कीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे जिससे इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें लेना होता है जहाँ पर कि ऐसा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रोफिलिक हो, यानी और इलेक्ट्रोफिलिक हो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन की उस ऑक्सीजन को कमी हो ताकि वो अल्कीन जो है उसको पे अटैक करे। इपोक्साइड को हम लोग ऑक्सीडेंस भी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक अल्कीन लिया है और उसका ऑक्सीडेशन करा दिया है तो इपोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। डिफरेंट टाइप के हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पर एसिड होते हैं। ये पर एसिड जो होते हैं, पेरोक्सी एसिड भी हम कहते हैं, वो होते हैं ईस्टर होते हैं किसके, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स के। यहाँ पे देखिए हमने जो ये एसिड हमने एक लिया है, ये अब बॉन्ड जो होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के बीच जो ये बॉन्ड होता है ये काफ़ी वीक होता है। और यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो ये क्या करता है, इस पे अल्कीन जो है इसको अपनी तरफ अटैक करता है, अल्कीन जो है इस पे अटैक करता है और इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जो मोस्ट पावरफुल परऑक्सी एसिड है वो है परऑक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल में लिया है ये जो है ये सबसे पावरफुल परऑक्सी एसिड है। ये क्या है, ये सबसे पावरफुल परऑक्सी एसिड है। ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा और ये इपोक्साइड का फॉर्मेशन काफ़ी जल्दी करेगा। जो काफ़ी कॉमन और भी बहुत सारे परऑक्सी एसिड होंगे, काफ़ी कॉमन है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या है, मेटाक्लोरो, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है इसलिए मेटाक्लोरो। यहाँ पे देखिए ये पर एसिड है, परऑक्सी एसिड है। परऑक्सी एसिड में क्या अंतर होता है, ऐसे जनरल एसिड के बीच में अगर हम एक और ऑक्सीजन दे दें तो वो क्या हो जाएगा, परऑक्सी एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो गया है इसलिए ये परऑक्सी एसिड है और गैस के मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है। तो इसका भी हम काफ़ी यूज करते हैं इपोक्साइड के फॉर्मेशन में। क्या नाम है इसका, मेटाक्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, अल्कीन का रिएक्शन करा दिया परऑक्सी एसिड से। यहाँ पे R जो हमने लिया है वो क्या हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है ये R, और एरोमेटिक भी हो सकता है। जब हमने पेरोक्सी एसिड से इस अल्कीन का रिएक्शन करा दिया तो हमें इपोक्साइड मिल गया और चूंकि एक ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ से रिमूव हुआ है तो जो भी रहेगा वो फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये ऐसे अगर आ जाए, बन जाए, फॉर्म कर जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा। सिर्फ अगर फिर ये यहाँ से एक ऑक्सीजन हट जाए तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब हम लोग इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ये जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो ऐड हो गया है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और अल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। और ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन, इसको थोड़ा सा हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म को ये शो कर रहा है। ये रिएक्शन जो होता है एक ही स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और बॉन्ड का ब्रेकिंग भी होता है। तो कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, केवल क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। और वो ट्रांजिशन स्टेट ही एग्जिस्ट करता है जहाँ जिसमें जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन में, इसलिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है ताकि जब भी आप एरो फॉर्म करें तो आप समझे कि ये क्यों हो रहा है। ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक है और अल्कीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो उसका सबसे पहला क्या होगा कि वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। यानी ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के साथ ऐड हो रहा है। सेकेंड में जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ब्रेक करेगा और यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा और ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ फिर आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन जो है उसका ही बॉन्ड हो रहा है, किसके साथ, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ ही। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हो रहा है किसके साथ, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी। नेक्स्ट स्टेज में वही हम लोगों ने क्या किया है,
एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया है जिसमें बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, जिसको हमने डैश डैश के साथ दिखा दिया है। ट्रांजिशन स्टेट में डैश डैश के साथ दिखा दिया है। अब यहां से ये रिमूव हो जाएगा टोटल, यहां से ये पूरा चला जाएगा और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। इस मैकेनिज्म को देखने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ये किस तरह का रिएक्शन है। एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन जो यहाँ पे हुआ वो क्या है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म को शो कर रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रहा है। दूसरा कि ये रिएक्शन जो होता है ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है और रेजियो सेलेक्टिव भी होता है। यहाँ पे जो नया CO बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है CO बॉन्ड, यहाँ पे दो तरह का दो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो जब भी फॉर्म करेगा किसी एक ही साइड से दोनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है, फ्रंट से भी फॉर्म कर सकता है और बैक से भी फॉर्म कर सकता है। Epoxidation is stereospecific as both new CO bond are formed on the same face of alkene's pi bond। ठीक है, ज्योमेट्रिकल अल्कीन इज रिफ्लेक्टेड इन इपॉक्साइड। जिस तरह का स्टीरियो स्पेसिफिक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का हम लोग रिएक्टेंट लेंगे उसी तरह का हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम सिस अल्कीन लेंगे तो सिस इपॉक्साइड बनेगा। कोई भी चेंज नहीं हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। ट्रांस अल्कीन लेंगे तो ट्रांस इपॉक्साइड फॉर्म करेगा। और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी बताते हैं, मतलब किस तरह का रिएक्टेंट रहेगा तो किस तरह का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग रेजियो सेलेक्टिव भी कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल करके हम लोग जानेंगे कि कैसे ये रिएक्शन जो है स्टीरियो सेलेक्टिव है या रेजियो सेलेक्टिविटी को हम लोग एग्जाम्पल से करके समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने सिस ब्यूटीन का लिया है जो या ट्रांस ब्यूटीन का लिया है, तो ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में बताता है कि ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है। ये जो सिस ब्यूटीन है, ये जो सिस ब्यूटीन है, जब इसका मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सिस इपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन होता है। किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप जिस तरह से लगा हुआ था उसी तरह से लगा हुआ है। लेकिन अगर हम ट्रांस के केस में देखें तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने जो ट्रांस ब्यूटीन लिया है उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। इपॉक्साइड फॉर्म करने के बाद जिस तरह से ट्रांसपोजिशन पे लगा हुआ था हमारा मिथाइल ग्रुप अभी भी उसी तरह से लगा हुआ है। ट्रांस इपॉक्साइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। जिस तरह का हम अल्कीन लेंगे उसी तरह का इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सिस लेंगे तो सिस, ट्रांस लेंगे तो ट्रांस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग इसको और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने सिस स्टेबलिन लिया है और इसका रिएक्शन करा दिया मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के साथ। ये सारे के सारे जो हम पर एसिड लेते हैं, परऑक्सी एसिड जो लेते हैं, वो बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी हम लोग परऑक्सी एसिड लिए हैं वो क्या करता है, वो बेंजीन रिंग का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं कराएगा। वो केवल और केवल अल्कीन का ही ऑक्सीडेशन करा सकता है। अल्कीन हो या अल्काइन हो, दोनों के केस में ये कर सकता है, लेकिन बेंजीन रिंग का में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनका ये ऑक्सीडेशन नहीं करा सकता है। तो जो अगर हम मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड लिए हैं, यहाँ पर अगर परऑक्सी एसिड भी कोई दूसरा भी रहेगा तो उसी तरह का रिएक्शन देगा और तो हमें सिस स्टेबलिन ही मिलेगा। क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो देखिए ये अल्कीन की तरह है, तो केवल और केवल हमको इसी को ध्यान देना। कोई भी ग्रुप, कितना बड़ा भी ग्रुप लगा रहे, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। इस रिएक्शन में हमें केवल क्या करना है, ये सिस पोजीशन पे दोनों तरफ है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये दोनों तरफ सिस पोजीशन पे रहेंगे और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सिस स्टेबलिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। वैसे ही अगर हमने ट्रांस ले लिया, दोनों बेंजीन रिंग अगर ट्रांस पोजीशन पे लगे हुए हो तब क्या होगा, उस केस में यही होगा कि यहाँ पर जिस तरह से ट्रांसपोजिशन में लगा हुआ था वैसे यहाँ पर भी ट्रांस
ही पोजीशन में लगा रहेगा। यहाँ पे ट्रांस पोजीशन में जिस तरह से लगा हुआ, ये पोजीशन ट्रांस है, दोनों अपोजिट साइड है एक दूसरे के, तो यहाँ पर भी ट्रांस ही पोजीशन में लगा हुआ है। देखिए एक क्या है, अगर वेज पे है तो दूसरा डैश पे है। ये क्या बताता है, ये इस रिएक्शन की स्टीरियो सेलेक्टिविटी को बता रहा है कि जिस तरह का हमने रिएक्टेंट लिया है हमारा प्रोडक्ट भी उसी तरह का है, कोई चेंज, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसके रेजियो सेलेक्टिविटी वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, यहाँ पे हमें दो तरह का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, दो तरह का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो ये और एक ये। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से इस पाई, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच कर देगा। तो ज़्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड रहेगा, जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा उसका ऑक्सीडेशन ईजिली हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा और इपोक्साइड का फॉर्मेशन इसी साइड होगा। हमने क्या लिया है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड 1 इक्विवेलेंट और CH2Cl2 जो है ये क्या है, सॉल्वेंट है। इस तरह से कोई सॉल्वेंट देख के या कुछ भी देख के घबराना नहीं है, हमें मेन रिएजेंट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, यही वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑक्सीडेशन से इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमें ये भी मिलेगा। तो क्या हुआ है, इस रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन एक प्रोडक्ट जो है ये मेजर है, यानी कि ये रिएक्शन जो है रेजियो सेलेक्टिविटी को दिखाता है। और इसको देख के हमें और क्या पता चला कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उसी का जो है ऑक्सीडेशन पहले होगा, वो अपना प्रोडक्ट जो है वो और अच्छे से बनाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ज़्यादा अल्काइलेटेड है। तो ज़्यादा अल्काइलेटेड है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक है, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या होगा, इसका यहाँ पे इपोक्साइड का फॉर्मेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा बनिस्बत की यहाँ पे किसी तरह का क्या है, अल्काइलेशन नहीं है, किसी तरह का यहाँ पर ग्रुप कोई जुटा हुआ नहीं है। तो जब हम पेरोक्सी एसिड के साथ इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। दोनों तरह के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन मेजर क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा अल्काइलेटेड वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और माइनर कौन होगा, जहाँ पे अल्काइलेशन नहीं है। ये शो करता है इपॉक्सी की हमारा जो ये रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन अल्कीन का, वो क्या है, वो एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अगर हम इसको इस तरह से कुछ हम अगर करना चाहें, अगर हम लिस्टिंग करना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है किसी तरह का यहाँ पे अल्काइलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इपोक्साइड का अगर फॉर्मेशन कराना चाहें तो यहाँ पर ईजिली नहीं होगा जल्दी। इसमें क्या होगा, इसका रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कम होगा। उसके अपेक्षा में अगर हम इस यहाँ पर देखें, अगर एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम एक अल्काइल ग्रुप देते हैं तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। दूसरे हाइड्रोजन को हटा के फिर हम एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो और रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। उसी तरह से जितना ज़्यादा हम अल्काइलेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा फास्टर ये रिएक्शन होगा। अब हम लोग ट्रांस डेकालिन की बात कर रहे हैं। ट्रांस डेकालिन जो है स्पेशल केस, अभी हम लोग कुछ और भी बात करेंगे। इसका अगर हम लोग इपॉक्सीडेशन कराते हैं मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, जिस साइड में यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर कोई जिस साइड में ये ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इपॉक्साइड का जो है फॉर्म करेगा जस्ट उसके अपोजिट साइड से, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो सके। लेकिन यही अगर हम बात करें सिस डेकालाइन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस साइड में ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसी साइड में क्या होगा, यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा। इसकी वजह क्या है कि अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग और डिटेल में बनाएं तो यहाँ पे एक कॉन्केव स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन जो होता है वो उसी साइड में होता है जिस साइड में ये मिथाइल ग्रुप कोई भी ग्रुप यहाँ पे जो अटैच हो वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इस कॉन्केव होने की वजह से नहीं हो पाता है,
जिसकी तो अपोजिट साइड जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करते हैं कि अभी तक हम लोग ने देखा था, ये रेडियो सेलेक्टिविटी वाला एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है अब ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। तो अब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा वो उतना इसके अपेक्षा में, अगर इसको हम लोग 2 नंबर दें और इसको 1 दें तो 2 के अपेक्षा में 1 वाला जो है वो कम न्यूक्लियोफिलिक हो गया। तो अब अगर हम इसका इपॉक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मेजर प्रोडक्ट वो मिलेगा जहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन नहीं, जहाँ पर किसी तरह का ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। फॉर्म तो यहाँ पर भी करेगा लेकिन वो क्या होगा, वो माइनर। यहाँ पर भी इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट यही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, जैसे कि ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है और यहाँ पे एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि इपॉक्साइड उस साइड बनेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस को हमको इसमें देखना होता है। इपॉक्साइड किस साइड में बनेगा, जस्ट उस ग्रुप के अपोजिट साइड में बनेगा ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस केस में ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर पोलर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि जिस साइड में पोलर ग्रुप प्रेजेंट है उसी साइड में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और इसका वजह क्या है कि हाइड्रोजन और जैसे कि OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है और वहाँ पे अगर हम इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कराते हैं तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसमें क्या होगा कि जिस साइड OH ग्रुप है, अगर ये डैश बॉन्ड पे है तो इपॉक्साइड डैश पे फॉर्म करेगा, अगर ये वेज पे रहता तो वेज पे रहता। वजह इसका क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन जो है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे ये ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा प्रोडक्ट होगा। इसी वजह से जिस साइड में OH ग्रुप रहेगा उसी साइड में इपॉक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये सिर्फ पोलर ग्रुप के लिए है और सभी के लिए नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि यहाँ फॉर्म करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। और दूसरे में हम लोग क्या देंगे, स्टेरिक फैक्टर यहाँ बहुत काम करता है तो उसको हम काफ़ी ध्यान देंगे। जैसे अगर OH की जगह पे यहाँ OR ग्रुप प्रेजेंट हो तो अब क्या होगा, तब सेम जो है यहाँ पे ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा अपोजिट सेम साइड वाला, और जो अपोजिट साइड में होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जिस साइड में OR है उस साइड में जो इपॉक्साइड फॉर्मेशन हुआ है वो माइनर है और जो अपोजिट साइड में फॉर्म करेगा वही मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ग्रुप बड़ा है इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए ये अपोजिट साइड में ही फॉर्म कर सकता है और तभी स्टेबल होगा। अब हम लोग एक नॉर बोरेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके केस में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि यहाँ पे किस तरह का ग्रुप अटैच है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, छोटा सा ग्रुप है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस उतना नहीं देगा। DCM क्या है, ये आप देखिए एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट को हमें नहीं देखना है, देखना है हमारे रिएजेंट को मेनली है। तो ये जो हम लिए हैं ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा। एक पर एसिड है, पर ऑक्सी एसिड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस साइड में ये हाइड्रोजन है उसी साइड में यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्सो अटैक करेगा और ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर के रूप में एंडो अटैक वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, उसी साइड में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अप साइड में जिस साइड में हाइड्रोजन है। एक्सो अटैक को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसी के थ्रू यहाँ प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर वहाँ पे हाइड्रोजन के जगह हम मिथाइल ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हमने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो अब ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पे, वो जस्ट जिस साइड में मिथाइल ग्रुप है उसके अपोजिट साइड में होगा। यानी कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एक एंडो प्रोडक्ट बनेगा। वजह क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम लोग इपॉक्साइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस को भी ध्यान देते हैं।